हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ कस्टम ड्यूटी इन इंटरनेशनल ट्रेड इज। इंटरनेशनल ट्रेड में कस्टम ड्यूटी का क्या रोल होता है? स्टेटमेंट्स है आपका पहला, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स एंड सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट्स को कम करता है और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करता है। सेकेंड, ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करता है। ऑल ऑफ द अबव। तो जो कस्टम ड्यूटी है वो आपके ये तीनों ही पॉइंट्स कवर करता है, इसलिए आंसर आपका फोर्थ होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ बैगेज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इज। बैगेज का मीनिंग क्या होता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सच आर्टिकल्स ऑफ अ पैसेंजर विच आर कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड। ऐसे आर्टिकल्स जो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड हैं। सेकेंड है, विच आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी, जिनमें कस्टम ड्यूटी लगती है। थर्ड आपका, सच आर्टिकल्स मे बी कैरीड ऑन बाय द पैसेंजर विद हिम और इट मे बी डिस्पैच्ड फ्रॉम अब्रॉड एज पैकेज बिफोर और आफ्टर द डिपार्चर ऑफ पैसेंजर। यानी ऐसे आर्टिकल्स जो पैसेंजर अपने साथ ले जा सकता है या फिर वो उनको डिस्पैच कर सकता है अपने जाने से पहले या फिर अपने जाने के बाद। तो बैगेज का मतलब होता है ये तीनों ही चीज़ें, कि कोई भी ऐसा पैकेज, कोई भी ऐसा सामान जो पैसेंजर अपने साथ ले जाना चाहता हो, अपने से पहले भी वो डिस्पैच कर सकता है, बाद में भी कर सकता है और उसमें कस्टम ड्यूटी भी पे करते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुइटेबल गुड्स। यहाँ पे ये सुइटेबल गुड्स नहीं है, यह गलत लिखा हुआ है, ये ड्यूटीएबल गुड्स है। ड्यूटीएबल गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 मीन्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अकॉर्डिंग ड्यूटीएबल गुड्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, यानी कोई भी सामान जिस पे ड्यूटी लग रही हो। या सेकेंड, ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, ऐसा कोई गुड्स जिस पे अभी तक ड्यूटी पे नहीं की गई है। थर्ड है, इट इज़ कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ गुड्स as given in section 2 subsection 22 of this act and it is given in the custom tariff act also। यानी कि ऐसे गुड्स जो गुड्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी कवर्ड हैं और कस्टम टैरिफ एक्ट में भी ऐसा दिया गया है। तो ड्यूटेबल गुड्स क्या होते हैं? ये सारे ही होते हैं जिन पे आप ड्यूटी ड्यू हो चुकी है लेकिन पेड नहीं की गई है, जिन पे ड्यूटी लगती है और वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, कवर किए जाते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी से इसमें क्या रिलेट करता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया और गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? जो आप गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। सेकेंड है, द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर गिवन इन द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स हैं वो इस एक्ट में दिए गए हैं, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में। थर्ड है, देयर आर सच सर्कमस्टांसेस आइदर इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ इन विच कस्टम ड्यूटी इज नॉट लेवीड। यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जब कस्टम ड्यूटी ना पे करनी पड़े। ये आपका कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या फिर कोई और अदर लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो कस्टम ड्यूटी के रिगार्डिंग ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर। यानी अगर आप टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी के क्या प्रोविजंस हैं या फिर कहाँ दिए गए हैं? फर्स्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, जीएसटी कंपनसेशन सेस अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 9। तो इस जो इम्पोर्ट ड्यूटी टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के, इनके प्रोविजंस इन तीनों ही सेक्शंस में मिलेंगे आपको।
इस करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, इसमें हमें टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी देनी है ये कैलकुलेट करना है। एसेसिबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि जो वैल्यू है गुड्स की वो 10 लाख है। बेसिक कस्टम ड्यूटी पेएबल है 20%, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20%, तो 10 लाख का 20% कितना होगा 2 लाख। उसके बाद कह रहे हैं द इम्पोर्टेड गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी जो गुड्स इम्पोर्ट किए गए हैं इनका प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है और उस प्रोडक्शन पे सच गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी है 12%। तो एक्साइज ड्यूटी अगर 12% दे रहे हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है 10%, तो हमें कस्टम ड्यूटी पेएबल कैलकुलेट करना है। एसेसिबल वैल्यू 10 लाख, उस पर हमने कस्टम ड्यूटी निकाल लिया 20%, 2 लाख का हो गया। और इसमें जो आपका एक्साइज ड्यूटी पेएबल है 12%, ये एक्साइज ड्यूटी 10 लाख पे नहीं लगेगा, ये जो आपका 2 लाख आया है वो उसमें ऐड करेंगे, तो 10 लाख और +2 यानी 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख पे आपका ये 12% एक्साइज ड्यूटी लगेगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 1,44,000, राइट। तो ये हो गया आपका 3,44,000। लेकिन इसमें है आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है 10%, तो 10% आपका इस पे कैलकुलेट होगा। 3,44,000 का 10% होगा आपका 34,400। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,78,400। ये टोटल अमाउंट पेएबल होगा कस्टम ड्यूटी का। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ एन अपील बाय द कमिश्नर इन कस्टम ड्यूटी एक्ट। कस्टम ड्यूटी एक्ट में अगर कमिश्नर कोई अपील करता है तो उस अपील का डिस्पोजल के टाइम लिमिट क्या होता है, यानी उस पर किस टाइम लिमिट तक डिसीजन दिया जा सकता है, डिसीजन दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है। तो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी होती है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर वो अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन possessing specified goods to intimate the place of storage and to maintain accounts if the market price of which exceeds dash under custom duty act। कस्टम ड्यूटी एक्ट के अंदर अगर किसी पर्सन के पास कुछ गुड्स हैं, अब उसको स्टोर करना है और अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो ये किस सिचुएशन में करना पड़ेगा, यानी उस गुड्स के मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब उसे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 15,000। 15,000 से अगर ज़्यादा के गुड्स हैं तो उसे स्टोरेज का और अकाउंट्स का मेंटेन करने का वो अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिस फॉर लिविंग कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी चार्ज करने का बेसिस क्या होता है, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, आइदर स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी, नन ऑफ द अबव। तो जो बेसिस होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, स्पेसिफिक ड्यूटी भी हो सकती है, एड वैलोरम भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू रूल 5 ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अंडर कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007। कस्टम्स वैल्यूएशन रूल 2007 के अंडर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हमें डिटरमाइन करना है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो ब्रांड चार्जेस होते हैं प्लस प्रॉफिट का जितना पोर्शन होता है उस सबको ऐड कर देते हैं, एक्सपोर्ट वैल्यू आ जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्लस ब्रांड चार्जेस और प्लस अमाउंट टुवर्ड्स प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the general effective rate of additional duty of customs payable under section 3 subsection 1 of the customs tariff act 1975। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में एडिशनल ड्यूटी का रेट क्या है। तो एडिशनल ड्यूटी का रेट जो है वो 10% है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्री इम्पोर्ट्स।
किस टाइप के गुड्स फ्री इंपोर्ट्स में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं? प्रोहिबिटेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे गुड्स हैं प्रोहिबिटेड हों, रेस्ट्रिक्टेड हों या फिर जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू इंपोर्ट होते हैं, ये फ्री इंपोर्ट्स में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमोडिटीज कैन बी इम्पोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस? कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ही इंपोर्ट की जा सकती हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या यूरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे प्रोडक्ट्स चाहे एग्रीकल्चर हो, पेट्रोलियम हो, यूरिया हो, इन सब का इम्पोर्ट स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ही हो सकता है, कोई डायरेक्ट इंपोर्ट इसका नहीं कर सकता, इसलिए आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड अंडर जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी एक्ट 2017 में जो गुड्स की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड की जाती है, क्या नहीं आते गुड्स में? एक्शनेबल क्लेम्स, growing crops, grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। यानी किसी फार्म पे जो क्रॉप ग्रो कर रही है, कोई घास है या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, मनी एंड सिक्योरिटीज़ एंड नन ऑफ द अबव। तो जीएसटी एक्ट में गुड्स के लिए कहता है एक्शनेबल क्लेम्स भी आते हैं, क्रॉप या ग्रास भी आती है, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आती है। करेक्ट आंसर आपका मनी एंड सिक्योरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड अंडर जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी एक्ट में सर्विसेज के डेफिनेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं? फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़, यानी जो सिक्योरिटीज़ के ट्रांजेक्शन्स को उनको फैसिलिटेट करने की सर्विसेज। कन्वर्जन ऑफ अ नोट ऑफ 2000 इनटू नोट्स ऑफ ₹500 डिनोमिनेशन फॉर विच नो कंसिडरेशन इज पेड, यानी 2000 के नोट के बदले आप 500 के नोट्स दे रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया जा रहा है। थर्ड आपका कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी फॉर विच कमीशन इज पेएबल। फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कमीशन पे किया जा रहा है। फोर्थ है इशूइंग बैंक ड्राफ्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर विच कमीशन इज पेएबल। बैंक ड्राफ्ट इशू किया जा रहा है मनी एक्सचेंज करने के लिए, उसके लिए भी कमीशन पे हो रहा है। तो सर्विसेज में आपका सेकेंड जो पॉइंट है कि 2000 के नोट्स को कन्वर्ट करके 500 के नोट्स दे रहे हैं, ये सर्विसेज में नहीं इंक्लूड होता है, बाकी तीनों आपका सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज वैल्यू एडेड टैक्स, burden of this tax is borne by consumer, no cascading of taxes। ये वैल्यू एडेड टैक्स है, ये है, और इसका टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर बॉर्न करता है, वही बियर करता है, ये भी सही है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इसमें नहीं होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शंस which shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service। ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इसमें से कौन सी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है? फर्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकेंड, लीज, टेनेंसी एंड लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, किसी लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए लीज पे दे रहे हैं या फिर रेंट पे दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल और क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी, यानी कि किसी के जो फ्यूनरल की सर्विसेज हैं, बरियल की हैं, ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा जो है जिसमें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है? तो वो आपका है थर्ड। फ्यूनरल में या फिर बरियल में, मॉर्चरी में अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसमें कोई भी ना तो गुड्स सप्लाई होता है ना ही सर्विसेज। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स।
जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को ये सारे गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू एनी यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई यूनिट एस्टैब्लिश्ड है तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स देना या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करना, ऑल ऑफ द अबव। तो जीरो रेटेड सप्लाई का यहाँ पे मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर दोनों कर रहे हैं, कहीं को किसी को भी कर रहे हैं, वो जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इंटर स्टेट देन ओनली, यानी अगर आप गुड्स या सर्विसेज के जो सप्लाई है इंटर स्टेट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो कौन सा टैक्स इम्पोज होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, IGST होगा ये। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, SGST होगा। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, UTGST इम्पोज्ड होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, CGST होगा। कौन सा इसमें टैक्स इम्पोज होगा जो अगर इंटर स्टेट आप सप्लाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे इंटर स्टेट कर रहे हैं तो IGST होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ GST एक्ट 2017 shall not be applicable on। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं GST एक्ट के, वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो GST एक्ट के इस जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस हैं वो इन तीनों पे ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4th होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू गणेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। राम ने कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं गणेश को सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। ही रिमूव्ड द गुड्स ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर को उसने गुड्स को रिमूव किया, विच रीच्ड टू गणेश ऑन 5 सितंबर। गणेश के पास वो 5 सितंबर को पहुंचा, अलॉन्ग विद इनवॉइस डेटेड 2 सितंबर 2020। इनवॉइस के साथ, इनवॉइस की डेट क्या थी? 2 सितंबर। गणेश सेंट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स ऑन 18 अक्टूबर। गणेश ने अपना एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स भेजा 18 अक्टूबर को। राम रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ गुड्स ऑन 29 अक्टूबर, और राम ने गुड्स रिसीव किए 29 अक्टूबर को। गुड्स नहीं, पैसा रिसीव किया 29 अक्टूबर को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय राम टू गणेश। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स का जो राम ने गणेश को भेजे हैं? तो टाइम ऑफ सप्लाई वो होता है जिस डेट की इनवॉइस होती है। इनवॉइस की डेट क्या है आपकी? 2 सितंबर, तो इसलिए आंसर भी आपका 2 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A coaching institute provides 6 monthly coaching services for competitive examination। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 6 मंथ की कोचिंग प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। द रेसिपिएंट ऑफ कोचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड टू पे मंथली 20,000, यानी जो कोचिंग ले रहे हैं उनको 20,000 रुपये मंथली देना पड़ता है। विद इन 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कैलेंडर मंथ, यानी हर महीने के शुरुआत के 20 दिन के अंदर उन्हें पेमेंट करना होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली इश्यूज इनवॉइस एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इनवॉइस कोचिंग इंस्टीट्यूट इश्यू कर देता है स्टार्टिंग में ही। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, जनवरी 2020 के लिए द कोचिंग इंस्टीट्यूट इशूड इनवॉइस ऑन 13 जनवरी 2020। जनवरी में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो इनवॉइस इशू की है वो 13 जनवरी को की है, एंड कोचिंग रिसीवर पेड द अमाउंट ऑन 17 जनवरी। और जो कोचिंग ले रहा है उसने फीस पेमेंट की है 17 जनवरी को।
तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो जनवरी के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा कोचिंग सर्विसेज का वो डिटरमाइन करना है। तो जैसे गुड्स के केस में होता था टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस डेट होती है, वैसे ही सर्विसेज में भी इनवॉइस डेट जो होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा 13 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज डिटरमाइंड। टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? फर्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड और इज पेएबल। यानी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू वो होती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो एक्चुअली पे कर दी गई है या फिर वो पेएबल है यानी पे करनी है, ड्यू है। सेकेंड है द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स। सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन्स नहीं हैं। इफ दे आर रिलेटेड पर्सन्स देन जनरल प्रोविजंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर वो रिलेटेड पर्सन्स हैं तो उसमें जनरल प्रोविजंस नहीं लगेंगे, सेपरेट प्रोविजंस अप्लाई होंगे। थर्ड है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। दैट इज इफ देयर आर अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई देन डिफरेंट प्रोविजन शैल अप्लाई। यानी कि सप्लाई के लिए जो सोल कंसिडरेशन, जो मेन पॉइंट कंसिडर करने का होगा वो प्राइस होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सप्लाई को तो डिफरेंट प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है तो यहाँ पे जो टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यूज होती है वो डिटरमाइंड होती है तीनों ही स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। ये सारे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं आपकी टैक्सेबल सप्लाईज वैल्यू डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग परचेजेस फाइंड आउट दैट परचेज ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2021 ऑफ XYZ लिमिटेड। कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि किस ट्रांजेक्शन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल होगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस। विदाउट इनवॉइस गुड्स परचेज किया है, यहाँ पे नहीं होगा। परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम ABC लिमिटेड, टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय ABC लिमिटेड, XYZ Limited had made payment to ABC Limited for such purchases in the month of January 2021। यानी कि वैलिड इनवॉइस के अगेंस्ट गुड्स परचेज किए गए ABC लिमिटेड से, ABC लिमिटेड ने टैक्स भी डिपॉजिट कर दिया और XYZ ने पेमेंट कर दिया और सारे परचेजेस ही आपके जनवरी 2021 में हो गए। नेक्स्ट आपका गुड्स परचेज फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर विदाउट वैलिड इनवॉइस। कंपोजिशन डीलर से गुड्स परचेज किए गए हैं, उसमें भी कोई वैलिड इनवॉइस नहीं है, तो इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे वैलिड इनवॉइस है वहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद बजाज ऑटो लिमिटेड। कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अवेल्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। ये सर्विसेज उसने अवेल की हैं मार्च 2021 में। सेल्स प्रमोशन सर्विसेज 40,000, मार्केट रिसर्च सर्विसेज 30,000 एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज 20,000। ये सर्विसेज उसने अवेल की हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे कितना मिलेगा? सेल्स प्रमोशन सर्विसेज पे मिलेगा, मार्केट रिसर्च सर्विसेज पे मिलेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस सर्विसेज दी गई इस पे नहीं मिलेगा। तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? 40 + 30 70,000। करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। इंडिया में GST कब से इम्प्लीमेंट किया गया है? तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन What does I in IGST stands for? IGST में I का क्या मतलब है? तो IGST में I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर।
Under Section 62 of GST Act 2017, best judgment and Section 63 non-filers is, यानी कि GST एक्ट के सेक्शन 62 और 63 के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट होती है असेसमेंट ऑर्डर पास करने की वो क्या होती है। तो इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट है 5 years। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर GST एक्ट 2017 इज, यानी कौन से लोग हैं जो TDS के लिए लायबल होते हैं, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स के लिए लायबल होते हैं। फर्स्ट आपका डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी कोई भी डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर लोकल अथॉरिटी का है। Government agencies, such persons or category of persons as may be notified by the government on the recommendations of the council, यानी ऐसे लोग या फिर ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, यानी काउंसिल रिकमेंड करती है, तो वो लोग भी टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सब टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं एट सोर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न इज, यानी एनुअल रिटर्न आपने एनुअल रिटर्न फर्निश करने की जो ड्यू डेट होती है उसके बाद कितने टाइम तक जो अकाउंट्स हैं उनको रिटेन करके रखना होता है, उनको संभाल के रखना होता है। तो वो होता है आपका 72 months। 72 months तक आपको ये अकाउंट्स अपने संभाल के रखने पड़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, कंपोजिशन स्कीम किस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। डीलर्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, जो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उन डीलर्स पे। डीलर्स ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर में डील करने वाले लोगों पे। मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला लोगों के मैन्युफैक्चरर पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव पे। तो कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक स्कीम है जो GST पेमेंट को थोड़ा सा सिंपल करती है। और ये जो स्मॉल टैक्स पेयर, इनका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो भी वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, उनका जो टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, उसी परसेंटेज पे उन्हें GST पे करना होता है। तो ये कंपोजिशन स्कीम इन तीनों पे ही एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर सच स्मॉल सर्विस सप्लायर्स एंड मिक्स्ड सप्लायर्स हु सेटिस्फाइज द बेसिक कंडीशन। कंपोजिशन स्कीम किस पे एप्लीकेबल होती है, ऐसे लोगों पे जो बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। द रेट ऑफ टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 विल बी, यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है ये इस ईयर का पूछा गया है, 2020-21 में क्या टैक्स रेट होगा। तो उस टाइम पे ये 6% का था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट टैक्स फ्री कमोडिटी अंडर GST एक्ट 2017 आउट ऑफ द फॉलोइंग। GST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री कमोडिटीज में से कौन सी है ये बतानी है। फर्स्ट आपका पोटैटो एंड अनियंस, बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स, वेस्ट कॉटन, पान मसाला। तो पोटैटो एंड अनियंस जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उन पे कोई भी GST नहीं लगता है, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट 2017 इज नॉट पेड, द ऑफिसर कैन रिकवर बाय फॉलोइंग मोड्स। अगर कोई भी जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो पे नहीं किया गया, चाहे पूरा ना पे किया हो या फिर थोड़ा बहुत रह गया हो, अगर पे नहीं किया है किसी टैक्स पेयर ने, तो ऑफिसर किन मोड्स के थ्रू उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। रिकवरी बाय डिडक्शन, रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स, रिकवरी थ्रू सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो जो ऑफिसर है वो इन तीनों मेथड्स को यूज़ कर सकता है टैक्स रिकवरी के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। IGST कब एप्लीकेबल होता है। इंटर स्टेट सेल इन इंडिया, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, अबव 1 and 2 बोथ, नन ऑफ द अबव। तो IGST आपका इन दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है, चाहे इंटर स्टेट सेल हो रही हो चाहे इंपोर्ट हो रहा हो। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड टू। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको अलाउ होता है? एनीवन हु हैज़ पेड टैक्स, मतलब कोई भी जिसने टैक्स पे किया हो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई कंपोजिट डीलर हो, या फिर रजिस्टर्ड डीलर अंडर GST। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC सिर्फ उसी को अलाउ होगा जो रजिस्टर्ड डीलर होगा अंडर GST एक्ट। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST इज अ मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ। GST किस जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी किस गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो GST में आपका सेंट्रल और स्टेट बोथ गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग मीन्स। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है? टू प्रिपेयर अकाउंट बुक्स, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू मेक एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट्स, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उनको एग्जामिन करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। यानी आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर जो भी आपके फ्रॉड या एरर्स हुए हैं उनको डिटेक्ट करना या फिर उनको प्रिवेंट करना। बोथ 1 and 2 डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका ये दोनों ही होता है कि आप जो ऑडिटर होता है अपनी ओपिनियन भी एक्सप्रेस करता है और जो गलतियां हुई हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है, उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ऑडिट चेकिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी। किस टाइप के ऑडिट में जो चेकिंग होती है वो विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी के बेसिस पे होती है? तो जहाँ मतलब ऐसी ऑडिट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो वो होता है आपका प्रॉपर्टी ऑडिट। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स। इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आता है? इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, या फिर बोथ, अबव बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इंटरनल कंट्रोल में ये दोनों ही आता है, इंटरनल चेक भी आता है, इंटरनल ऑडिट भी आता है। तो इसलिए अबव हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाउचिंग द ऑडिटर वेरीफाइज। वाउचिंग में ऑडिटर वेरीफाई करता है, क्या वेरीफाई करता है? ओनली द राइट ऑफ ट्रांजैक्शन, ओनली सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ, ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ऑडिटर जो है वो ट्रांजैक्शन का राइट और सर्टिफिकेशन दोनों को ही वेरीफाई करता है। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज इज डन टू असरटेन। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को क्यों वेरीफाई किया जाता है? इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट, ये चेक करने के लिए कि वो बैलेंस शीट में इंक्लूड की गई कि नहीं। रिलेटिंग टू बिजनेस, यानी बिजनेस से जो रिलेटेड होती हैं। और शोन एट करेक्ट वैल्यू, कि उनको सही वैल्यू पे शो किया गया है या नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वेरिफिकेशन के ये आपका सभी के लिए किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, यानी जब ऑडिट हो रहा है तो ऑडिटर कुछ वर्किंग पेपर के काम करता है, कुछ नोट डाउन करता है, तो उसके पास जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? वो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। ऑडिटिंग कब स्टार्ट होती है? जब अकाउंटिंग खत्म होती है। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। एनवायरमेंटल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ। एनवायरमेंटल ऑडिट किस चीज़ का पार्ट है? ऑडिटिंग का है, अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बोथ है, नन ऑफ द अबव। तो एनवायरमेंटल ऑडिट आपका ऑडिटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज। यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो इफेक्टिव डेट है, कब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कंपलसरी किया गया है, वो डेट क्या थी? वो था आपका 1 अप्रैल 2009।
तब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज स्टेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किस सेक्शन में ये कहा गया है कि जो ऑडिटर है उसकी लायबिलिटी बनती है कंपनी की ऑडिट को रिपोर्ट देना, मतलब ऑडिट रिपोर्ट को देना। तो उसकी ये लायबिलिटी किस सेक्शन के अंदर डिसाइड की गई है? तो ये है आपका सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं इंक्लूड किया जाएगा? बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीनों आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंग सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अगर आप शेयर को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, एट डिस्काउंट रेट पे इशू कर रहे हैं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है कि आप नहीं इशू कर सकते हैं, ये किस शेयर पे नहीं एप्लीकेबल होता है? इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये इक्विटी शेयर पे स्वेट इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स ही वही होते हैं जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके डायरेक्टर्स को डिस्काउंटेड रेट पे ही इशू करते हैं, उन पे कर सकते हैं, तो इसलिए इस पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर आर गिवन। यानी फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के जो प्रोविजंस है वो कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन में दिए गए हैं? ये आपके सेक्शन 139 में ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statutory auditor has a right of access at all times to। एक statutory auditor के पास right होता है कि वो किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है किस चीज़ को? ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स दोनों का एक्सेस कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स को, नोटिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स को। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स कंपनी के उनको एक्सेस कर सकता है, उसके पास फुल राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, ये हर दिन किया जा सकता है। इट इज़ एक्सपेंसिव होता है। अ डिटेल्ड चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज पॉसिबल, अकाउंट्स की डिटेल चेकिंग होती है। इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसकी ज़रूरत तब होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इस कंटिन्यूस ऑडिट के लिए सही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा। यहाँ पे गुड नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस ऑडिट की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड। बैलेंस शीट ऑडिट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? रूटीन चेक्स, चेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट ऑडिट में रूटीन चेक्स नहीं होता है, ये एक डेट पे बनती है तो उसको रूटीन चेक्स नहीं कर सकते बैलेंस शीट ऑडिट में, बाकी सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक पर्पस ऑफ ऑडिटिंग कवर्स। ऑडिटिंग का बेसिक पर्पस
क्या है या फिर क्या क्या चीज़ें कवर करता है। वैलिडिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग डेटा वैलिड है या नहीं इस चीज़ को चेक करना। अधेरेंस टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मानना, उनके अकॉर्डिंग चलना। ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना। ऑल ऑफ द अबव। तो ऑडिटिंग का पर्पज़ यही होता है कि जो भी डेटा है उसको वैलिडेट करना और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज। हर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑडिटर यूज्ड टू एग्जामिन, जो ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता है वो। वर्किंग पेपर्स ऑफ द ऑडिटर, ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट। जब पूरी ऑडिट खत्म हो जाती है तो फाइनली जो ऑडिटर होता है वो एक रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट, वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, ऑडिटर इंश्योरर नहीं होता है, सही है। टू गिव एडवाइस इज नॉट ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, एडवाइस देना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होती है, हाँ ये भी ठीक है। ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू गिव इंफॉर्मेशन, ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन देना होता है, ये भी ठीक है। ऑडिटर इज लायबल टू गिव कंपनसेशन, ऑडिटर को कंपनसेशन देना होता है, ये गलत है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजंस। कोर्ट डिसीजंस के अकॉर्डिंग ऑडिटर की कौन सी ड्यूटी नहीं होती। ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, ये तो होती है। ऑडिटर शुड चेक सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, ऑडिटर को जितने भी एक्यूरेसी हो सबका चेक करना चाहिए, ये भी ठीक है। ऑडिटर शुड वर्क एज अ वॉच डॉग एंड नॉट एज अ ब्लड हाउंड, ऑडिटर को एक वॉच डॉग की तरह काम करना चाहिए, मतलब उसे चीज़ें देखनी चाहिए, अटैकिंग मोड में नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। ऑडिटर शुड वर्क विथ सस्पिशन, ऑडिटर को शक करना चाहिए या फिर संदेह युक्त होकर काम करना चाहिए, तो ये उसकी ड्यूटी नहीं होती है। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स इन ऑडिट रिपोर्ट इफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाइज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यानी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसी इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई कर रहा है, यानी वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उसको अपना काम दे दिया है, तो अगर उस रिपोर्ट में कोई गलती निकल आई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो उसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजमेंट होगा, शेयर होल्डर्स, इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि काम उसका है, उसने दिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट डज नॉट कवर। कॉस्ट ऑडिट में क्या चीज़ कवर नहीं होती। परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं इंक्लूड होता है, बाकी ये सब होता है। क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर फॉर कॉस्ट ऑडिट टू दोज कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर इशू कर सकती है कॉस्ट ऑडिट के लिए उन कंपनीज को जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं अंडर दिस सेक्शन। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, सीमेंट, साइकिल एंड टायर ट्यूब कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी ही एक्टिविटीज़ में जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उनके कॉस्ट ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट इज फॉर द पर्पस ऑफ। कॉस्ट ऑडिट का पर्पस क्या होता है, क्यों कराई जाती है कॉस्ट ऑडिट। पहले आपका कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। तो कॉस्ट ऑडिट का जो पर्पस होता है वो तीनों ही होता है, आपका कॉस्ट कंट्रोल करना भी, कॉस्ट को रिड्यूस करना भी, और आपके जो रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से यूटिलाइज करना। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ बैंक ऑडिट। कौन सा बैंक ऑडिट का फीचर नहीं है।
फर्स्ट है ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम हैव बीन ड्यूली अकाउंटेड फॉर एंड प्रॉफिट इज करेक्टली वर्कड आउट, यानी जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस थे आपके उन सबको आपने कंसीडर किया है और प्रॉफिट भी आपने करेक्टली निकाला है, प्रॉफिट आपने करेक्टली वर्कआउट किया है। तो ये फीचर होता है आपका बैंक ऑडिट का, ये है ठीक। सेकेंड आपका है रिपोर्टिंग रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज नॉट अ फीचर ऑफ बैंक ऑडिट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में रिपोर्ट करना बैंक ऑडिट का फीचर नहीं होता है, ठीक है। थर्ड आपका प्रोविजन ऑफ बैंक ऑडिट इज इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक ऑडिट का जो प्रोविजन है वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है, उसी में सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। फोर्थ है आपका द ऑडिटर्स हैव टू सर्टिफाई दैट बैलेंस शीट ऑफ द बैंक एट द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिवील ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैंक। जो ऑडिटर्स होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना होता है, उन्हें सर्टिफाई करना होता है कि जो बैलेंस शीट है बैंक की वो उस बैंक का प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिवील कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो ये भी आपका ये तीन आपके फीचर होते हैं बैंक ऑडिट के। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑलरेडी नॉट लिख दिया है, तो इस वजह से ये आपका बैंक ऑडिट का फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच कंपनी ऑडिट इज नोन एज बैलेंस शीट ऑडिट, यानी किस कंपनी के ऑडिट को बैलेंस शीट ऑडिट कहा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो आपका जो ये बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी का जो ऑडिट करने जाते हैं तो उसको बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंश्योरेंस ऑडिट। इंश्योरेंस ऑडिट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस ऑडिट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर के जितने भी वाउचर्स हैं उनके वाउचिंग करना ये नेसेसरी होता है इंश्योरेंस ऑडिट के लिए। सेकेंड है स्टेटमेंट आपका ऑडिटर शुड डू वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑडिटर को जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं इंश्योरेंस कंपनीज की उसको वेरीफाई करना चाहिए। थर्ड है द ऑडिटर इज नॉट टू बी कन्वर्जेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। जो ऑडिटर है वो कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट का मतलब फैमिलियर नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। किस चीज़ की नॉलेज नहीं है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजंस की। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑडिटर परफॉर्म्स एन इंश्योरेंस ऑडिट टू इंश्योर दैट द कस्टमर हैज पेड द अप्रोप्रिएट प्रीमियम फॉर रिस्क कवर्ड टू हिम। ऑडिटर इसलिए इंश्योरेंस ऑडिट करता है कि उसको ये पता चले, वो इंश्योर कर सके कि जो भी कस्टमर्स हैं उन्होंने अपना प्रीमियम टाइम से पे कर दिया है, जितना भी उनका रिस्क कवर है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका जो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है कि ऑडिटर को प्रोविजंस के बारे में पता नहीं है, उस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उसके रूल्स हैं उसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, फैमिलियर नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है इंश्योरेंस ऑडिट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ बैंक्स आर कंटेन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ। जो ऑडिट बैंक्स की ऑडिट होती है उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो किस एक्ट में हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है आपका? 1949 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आर मेड अंडर, यानी आपको जो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं या ऑडिट करानी होती है इंश्योरेंस कंपनी के, इसके जो प्रोविजंस है वो किस एक्ट में दिए गए हैं? इंश्योरेंस कंपनीज का है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013, इंश्योरेंस एक्ट, सेबी रूल्स, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999। करेक्ट आंसर फोर्थ है आपका IRDA एक्ट 1999 का। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स भी मेंटेन होते हैं और उनका ऑडिट भी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चैरिटेबल ट्रस्ट ऑडिट। चैरिटेबल ट्रस्ट ऑडिट के रेफरेंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रस्ट ऑडिट अश्योर्स द क्रिएटर्स ऑफ ट्रस्ट एंड दोज बेनिफिशियरीज आर रिलायबल। ट्रस्ट ऑडिट जो है वो ये अश्योरेंस देता है कि जो ट्रस्ट के क्रिएटर्स हैं और उनके बेनिफिशियरीज हैं वो रिलायबल हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट, इन इंडिया द इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides for non-inclusion of certain incomes of public trust in their taxable income। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो कुछ उसके कुछ प्रोविजंस है जिनके अकॉर्डिंग जो ट्रस्ट की कुछ इनकम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है उनकी टैक्सेबल इनकम में। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑडिटर शुड वेरीफाई कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर एसेट्स। ऑडिटर को कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट और जितने भी एसेट्स हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की उनको वेरीफाई करना होगा। मैनी पब्लिक ट्रस्ट गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड परसुएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रस्ट हैं वो अपने अकाउंट्स इसलिए ऑडिट कराते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है, मतलब ये नेसेसिटेट करता है कि इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप जितने भी पब्लिक ट्रस्ट हैं वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो आपका जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। देखो, ट्रस्ट ऑडिट है ये कभी भी ये एश्योरेंस नहीं देता है कि जो भी क्रिएटर्स हैं या बेनिफिशरीज हैं वो रिलायबल हैं। वो सिर्फ उनके अकाउंट्स को चेक करता है, ठीक है, उनके एसेट्स, लायबिलिटीज हैं, सबको वेरीफाई करता है ऑडिट, लेकिन ये नहीं बताता है कि वो क्रिएटर्स या बेनिफिशरीज जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं वो रिलायबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, penalties for contravention of prescribed norms for financial statements under section 129 subsection 7 of Companies Act 2013 are। यानी कि जो पेनाल्टीज हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स में नहीं प्रेजेंट किए हैं तो उनके लिए कौन सी पेनाल्टी होती है। पहला आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 1 ईयर, 1 साल की जेल, फाइन फ्रॉम 50,000 to 5 लाख, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का फाइन। थर्ड है आपका अबव 1 and 2 बोथ, यानी कि ये दोनों भी हो सकता है। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे गलती नहीं करिएगा, देखिए यहाँ पे अबव 1 and 2 बोथ है, ठीक, और यहाँ पे क्या है कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये दोनों भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, कि आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं, जेल भी हो सकता है और फाइन भी साथ में आपको भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स आर गिवन। यानी किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कंपनीज, वो उसके प्रोविजंस किस सेक्शन में गिवन हैं। तो आपका सेक्शन 128 है, उसमें सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन से मेंटेन करना है, क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं आपके दिखानी, ये सारी चीज़ें आपका सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच मैटर एन ऑडिटर शुड फोकस एट द टाइम ऑफ ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी ऑडिटर जो है अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने जा रहा है तो उसे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। टेस्ट ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स, जो भी एक्ट या रूल्स एप्लीकेबल हैं उनका टेस्ट करना चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर जो ही है इंस्टीट्यूशन का उनको भी टेस्ट करना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको भी वेरीफाई करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एफिशिएंसी ऑडिट ऑडिट इज कंडक्टेड ऑफ द फॉलोइंग। एफिशिएंसी ऑडिट में किस चीज़ को ऑडिट किया जाता है। स्किल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेक द यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैपेसिटी, चेक द एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। यानी कि जितना ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितना स्किल्ड है उसकी भी वेरिफिकेशन होती है, और प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी कितनी है, कितना प्रोडक्शन कर सकती है उसका भी चेक होता है, और जो आप कैपिटल है आपके पास उसको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, आपके एफिशिएंसी ऑडिट में आती हैं। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है आपका, इट इज़ अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेजल होता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में बी डिफाइंड एज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं।
मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। मैनेजमेंट ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है। अगर आप करवाना चाहे कराएं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इंटरनल कंट्रोल इन एडीपी ऑडिट। एडीपी ऑडिट में जो इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। ईडीपी ऑडिट मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स, प्रोसीजरल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एडीपी ऑडिट में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सिस्टम डेवलपमेंट हो, प्रोसीजरल, ऑर्गेनाइजेशनल, इन सब का कंसीडर किया जाता है, इसलिए आपके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। परफॉर्मेंस ऑडिट किसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट का, कॉस्ट ऑडिट का, फाइनेंशियल ऑडिट का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका जो परफॉर्मेंस ऑडिट है वो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर आता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशल ऑडिट एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर स्टडीड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी सोशल ऑडिट में जो एक्टिविटीज स्टडी की जाती हैं वो कितनी कैटेगरीज में की जाती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, रिलेशन विद एनवायरमेंट, रिलेशन विद प्रोडक्ट, रिलेशन विद पब्लिक ऑफ डिफरेंट ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। तो सोशल ऑडिट में एनवायरनमेंट को भी हम कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट के को भी कंसीडर करते हैं, उसकी क्वालिटी को और उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, और पब्लिक को भी कंसीडर करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीचर ऑफ ऑडिटिंग इज। ऑडिटिंग का फीचर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। यानी जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन करना कोई एक इंडिपेंडेंट इंसान के द्वारा। दूसरा, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो आपका जो वेरिफिकेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो सिस्टमैटिक होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट बाय एन ऑडिटर, और फिर लास्ट में क्या होता है, ऑडिटर उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देता है। तो ये सारे फीचर है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन द कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। किसने स्टैटिस्टिक्स की जो सबसे कंप्लीट कही जाती है और एग्जॉस्टिव यानी कि बहुत एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन कही जाती है, प्लूरल सेंस में किसने दी। तो यहाँ पे डॉक्टर बाउले, होरेस सैक्रिस्ट, ये स्क्रिस्ट नहीं है, ये सैक्रिस्ट है, ठीक, होरेस सैक्रिस्ट, यूलेन कैंडल, वेबस्टर। तो ये डेफिनेशन जो है होरेस सैक्रिस्ट ने दी है स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में। उन्होंने कहा है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक, तो प्लूरल सेंस में होरेस सैक्रिस्ट, याद रखिएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, डेटा आर फॉर्म्ड बाय। डेटा कैसे बनता है, अ सिंगल फिगर। सिंगल फिगर तो डेटा नहीं हो सकता। अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। अनरिलेटेड फैक्ट्स को हम डेटा नहीं कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक जैसा कुछ फैक्ट्स हो, कुछ फिगर्स हो। एन एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्टिव फैक्ट, या फिर कोई एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्टिव फैक्ट हो। तो आपका जो डेटा होता है वो होमोजीनियस फैक्ट से बनता है। आप किसी एक जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो किसी एक पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं, किसी एक चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो होमोजीनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स से डेटा हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन ट्रू कंक्लूजन्स बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डेटा। यानी कि अगर इस सिचुएशन में कौन से ट्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी स्टैटिस्टिकल डेटा से, बाय नॉट ट्रस्टिंग देम एट ऑल, कि हम उस डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमारे पास है, हम उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, बाय पुटिंग एक्सेसिव ट्रस्ट इन देम, या फिर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उस डेटा पे कि जो भी डेटा है बहुत एक्यूरेट है, एकदम 100%, या बाय इंटरप्रेटिंग देम वाइसली एंड लॉजिकली, या फिर हम उनको क्या कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं उसमें, ठीक है, कुछ टूल्स लगा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है,
कि हम भी डेटा कलेक्ट करते हैं उससे हम कंक्लूजन तभी निकाल पाएंगे जब हम उस डेटा को समराइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, लॉजिकली उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एवरेज वुड बी सुटेबल एवरेज फॉर साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स के साइज के लिए कौन सा सुटेबल एवरेज होगा। एवरेजेस आपके कितने होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे एवरेजेस हैं, ठीक है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के साइज अगर आपको डिसाइड करनी है तो सुटेबल एवरेज कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका सुटेबल एवरेज मोड होगा। क्यों होगा, क्यों, देखो मोड जो है वो जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसमें मीन और मीडियन नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए मोड सबसे ज़्यादा सुटेबल एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एवरेज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इज द हाइएस्ट। किस एवरेज में जो सबसे एक्सट्रीम हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं उसका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सा एवरेज होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है, या मोड होता है, या ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन में एक आपका जैसे जब हम कैलकुलेट करते हैं एक कोई वैल्यू बहुत लोवेस्ट होती है, एक कोई वैल्यू बहुत हाईएस्ट होती है, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आपका अच्छा आता है, तो वो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, अरिथमेटिक मीन में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट एवरेज कौन सा होगा जो यूज़ किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने के लिए कौन सा हम लोग एवरेज यूज़ करते हैं, वो होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। कोई भी इंडेक्स हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर प्राइस इंडेक्स हो, कुछ भी कोई भी इंडेक्स हम लोग बनाते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन से ही बनाते हैं। करेक्ट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इज जीरो फ्रॉम, यानी कि आपको जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके डेविएशंस को हम सम कर रहे हैं और वो ज़ीरो आ रहा है, तो वो किस से ज़ीरो आता है, कब आता है ज़ीरो, अरिथमेटिक मीन से ज़ीरो होगा, मोड से होगा, मीडियन से होगा, या ज्योमेट्रिक मीन से होगा। तो जो हम लोग डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं वो आपका क्या होता है, अरिथमेटिक मीन से होता है, तो ज़ीरो भी आएगा तो आपका अरिथमेटिक मीन से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन इज एन आइडियल एंड साइंटिफिक। डिस्पर्शन का कौन सा मेजरमेंट है जिसको सबसे ज़्यादा आइडियल और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे ज़्यादा आइडियल जो है और मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। करेक्ट आंसर भी 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन इन 2 सीरीज, यानी कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास 2 सीरीज है और उनके वेरिएंसेस को, उनके वेरिएशन को कंपेयर करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एनी वन फ्रॉम द अबव। ये कैसा आंसर दिया, एनी वन फ्रॉम द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें 2 सीरीज में कंपैरिजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। स्क्यूनेस का जो सेकेंड मेजर होता है वो किस पे बेस्ड होता है, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन एंड मीन डेविएशन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स एंड मीडियन, नन ऑफ दिस। जो सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है वो आपका क्वार्टाइल्स एंड मीडियन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफर्ड्स करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन। शेफर्ड का करेक्शन कब ज़रूरी होता है, उसकी मतलब ज़रूरत कब पड़ती है। स्टेटमेंट्स क्या है, सिचुएशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन कंटिन्यूस सीरीज। आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस सीरीज की है। फ्रीक्वेंसी टेपर्स ऑफ टू ज़ीरो इन बोथ डायरेक्शन, यानी फ्रीक्वेंसी जो बहुत तेज़ी से दोनों ही डायरेक्शन में ज़ीरो हो जा रही है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट लेस देन 1000 अप्रॉक्स, और टोटल फ्रीक्वेंसी 1000 से कम नहीं है। ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस फुलफिल, या फिर सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब हम शेफर्ड्स करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो आपका शेफर्ड्स करेक्शन की ज़रूरत तब होती है जब आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं।
यानी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो और दोनों डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जीरो की तरफ बढ़ रहा है और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके 1000 से कम नहीं है, यानी 1000 से ज़्यादा है। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो हम शेफर्ड्स करेक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच मोमेंट्स शेफर्ड करेक्शन इज नेसेसरी। किन मोमेंट्स के लिए शेफर्ड करेक्शन ज़रूरी होता है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में 4 तरीके के मोमेंट्स होते हैं आपका, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट मोमेंट आपका मीन, सेकेंड मोमेंट होता है वेरिएंस, थर्ड मोमेंट होता है स्क्यूनेस और फोर्थ मोमेंट कुर्टोसिस। तो शेफर्ड करेक्शन कब ज़रूरी होता है, वो होता है आपका मोमेंट्स सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ यानी कि वेरिएंस एंड कुर्टोसिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 फ्रीक्वेंसी कर्व इज नोन एज। अगर बीटा की वैल्यू ये है तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा, लेप्टोकेटिक या फिर पीक्ड टॉप। लेप्टोकेटिक होगा जिसका टॉप एकदम पीक्ड होता है, चोटी की तरह उठा होता है, प्लेटिकोटिक होता है या फिर फ्लैट टॉप, मेसोकोटिक या फिर नॉर्मल, नॉन ऑफ द अबव। तो बीटा की वैल्यू जो है, अगर बीटा 2 3 है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम मेसोकोटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। द क्वेश्चन इज, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज। फिशर का जो इंडेक्स नंबर है उसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग वेट्स, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग वेट्स पे बेस्ड होता है। सेकेंड है, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला, इसमें ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले में। थर्ड है, इट फुलफिल्स द क्वालिटीज ऑफ रिवर्सिबिलिटीज। टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ये रिवर्सिबिलिटीज़ की क्वालिटीज़ को फुलफिल करता है इसलिए। तो यहाँ पे जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो सारे सही हैं आपके, इसीलिए इसको हम आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं, फिशर के इंडेक्स नंबर को, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड होता है जब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, P01 इंटू Q01। P यहाँ पे आपका प्राइस, Q क्वांटिटी, और ये जो P1 Q1 है ये आपका करंट ईयर का है, ठीक है, करंट ईयर का, और P0 Q0 है ये आपके बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट फॉर्मूला होगा सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द सेक्युलर ट्रेंड refers to a long time tendency of time series is। यानी अगर हमें कोई सेकुलर ट्रेंड मेजर करना है वो भी लॉन्ग टाइम टेंडेंसी में किसी टाइम सीरीज का, तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा। तो इसमें फ्री होल्ड कर्व मेथड है, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है हमें लॉन्ग टाइम टेंडेंसी को मेजर करना होता है, इसमें ट्रेंड मेजर करना होता है, तो हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर भी फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय। सीजनल वेरिएशंस क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। बिजनेस साइकिल्स, चेंज इन क्लाइमेट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो हमारा क्लाइमेट बदलता रहता है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस बदलते रहते हैं उसकी वजह से, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं वो आपका आसपास का एनवायरनमेंट यानी कि जो क्लाइमेट है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, इनमें जो चेंज होता है इसकी वजह से होते हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्जेब्रिक मेथड वुड यू अप्लाई फॉर एक्सट्रापोलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईयर 2021 when equidistant of x variable, that is population of 1981, 1991, 2001 and 2011 is given। अब यहाँ पे है कि आप कौन सा एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करेंगे, किस लिए। एक्सट्रापोलेटिंग, एक्सट्रापोलेटिंग मतलब आपको जब कुछ चीज़ें पता हों और उसके बेसिस पे हमें फ्यूचर की कुछ वैल्यूज़ निकालनी हो, कुछ और प्रेडिक्ट करना हो, तो उसको एक्सट्रापोलेट करना कहते हैं। तो अगर हमें इंडिया की पॉपुलेशन निकालनी है 2021 की और हमें 1981, 1991, 2001 और 2011 की पॉपुलेशन दी गई है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड,
पैराबोलिक कर्व मेथड, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड या एनी वन फ्रॉम द अबव। तो यहाँ पे आप जो है इस पॉपुलेशन को निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज़ करेंगे। हम ये मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और उनके बेसिस पे हमें कुछ फ्यूचर वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करनी है, तो हम डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method of interpolation and extrapolation is to be used when the number of items in a variable are less, यानी कि आपके वेरिएबल के नंबर हैं जो है वो कम है, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत कम है, एंड डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आइदर यूनिफॉर्म और टू लेस, और जो उनमें वेरिएबल्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो या तो यूनिफॉर्म है, सेम डिफरेंस है, या फिर बहुत कम है। तो उस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, लैग्रेंजेस मेथड और पैराबोलिक कर्व मेथड। तो इस सिचुएशन में हम पैराबोलिक कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल व्हाई? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, आजकल वाइडली यूज्ड हो रहा है। तो लेकिन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर देन टू रिलेटेड इवेंट्स, यानी कि ये जो कोरिलेशन का प्रिंसिपल है इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा जो भी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनके बीच में, टू एग्जामिन एंड डिस्कस फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम, और हम उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। टू प्रेडिक्ट और फोरकास्ट, कुछ हमें प्रेडिक्ट करना है या फ्यूचर में कुछ फोरकास्ट करना है तो वो भी हम इस प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि ये इतना यूज़ क्यों होता है, क्यों यूज़फुल है, उसका रीज़न बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है उसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, रिलेशनशिप उनकी डिफाइन कर सकते हैं और प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन द प्रेजेंट फॉर्म द क्रेडिट गोज टू, यानी जो कोरिलेशन का प्रिंसिपल है उसका इतना डेवलपमेंट हो गया है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? रिनोन्ड बायोलॉजिस्ट सर फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन, अबव 1 and 2 बोथ, या फिर फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रेविस। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है आपको, ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन है इन्होंने रिग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, और कार्ल पियर्सन, इन दोनों की वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन है इतना डेवलप कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड अंडर कोरिलेशन एनालिसिस, यानी दो या दो से ज़्यादा जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्यों करते हैं? फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ करेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी हमें उनके बीच की जो क्वांटिटी है और टाइप ऑफ करेक्शन है जो चाहिए उसके लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रेडिक्शंस, या जो कोरिलेशन का इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि जो अनसर्टेनिटी होती है प्रेडिक्शन की उसके रेंज को हम कम कर रहे हैं। प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन कोरिलेशन एनालिसिस आर क्वाइट बिलीवेबल एंड सर्टेन, या फिर कोरिलेशन के बेस पर जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो बिलीवेबल और सर्टेन होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारी चीज़ें आपकी सही है, कोरिलेशन एनालिसिस में हम ये सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स? रिग्रेशन थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था? ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने ही रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोपाउंड किया था। करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन लाइंस आर यूज्ड टू नो, रिग्रेशन लाइंस का यूज किया जाता है ये जानने के लिए द बेस्ट एस्टिमेट, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, अबव 1 and 2 बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो हम जो रिग्रेशन लाइंस का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? एस्टिमेट्स करने के लिए, और जो डिग्री और डायरेक्शन है उनके कोरिलेशन के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कितना है कोरिलेशन, कितनी डिग्री तक है, ये दोनों चीज़ें हम जानने के लिए करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टीपल रिग्रेशन फॉलोइंग मैटर आर स्टडीड। मल्टीपल रिग्रेशन में ये सारे मैटर स्टडी किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज स्टडीड टू एस्टिमेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डेफिनिट वैल्यू ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बेस्ट वैल्यू हम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दी गई हैं उनके बेसिस पे। सेकेंड है डिटेल्ड शेप ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यानी जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसी का अगर हम डिटेल करते हैं, उसका डिटेल शेप जो है उसी को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, या फिर ये दोनों, या तो कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड, दोनों ही होगा। ठीक है, हम इसमें बेस्ट वैल्यू भी करते हैं और जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसी के डिटेल शेप को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a detailed study about the size, composition and growth of human population for any country may be by following method। यानी अगर हमें किसी कंट्री के पॉपुलेशन का, उनके ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं और किस रेट से ग्रो कर रही है पॉपुलेशन, इसको स्टडी करना है तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे? पॉपुलेशन सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एड हॉक डेमोग्राफिक सर्वेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम ये सारे ही मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कवर्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? फर्स्ट है आपका मोशन पिक्चर्स ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है उसकी पिक्चर को डिपिक्ट करना। इट प्रेजेंट्स रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स, और जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड ये प्रेजेंट करता है। फर्टिलिटी, डेथ्स एंड रिप्रोडक्शंस आर एनालाइज्ड, और जो किसी कंट्री में फर्टिलिटी है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, क्या रिप्रोडक्शन है, उसको भी एनालाइज किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में ये सारी ही चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटेशंस यूज्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आर। पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने के लिए, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नोटेशन यूज़ किए जाते हैं? ABC है, ABC, अल्फ़ा बीटा गामा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हों उनको हम अल्फ़ा बीटा गामा ABC इस किसी भी तरीके से हम नोटेशन दे सकते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इज। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वो किस चीज़ का मैटर है? स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स का है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स का है, या फिर इन दोनों का है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है तो आपका ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स का मैटर होगा कि हम इसमें एट्रीब्यूट्स के स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के केस में कोई चीज़ सर्टेन है, उस केस में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी? लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड इन्वेंट्री मॉडल्स, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सर्टेन है तो हम इन तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीजन क्राइटेरियन इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। उसी का अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि अगर सिचुएशन अनसर्टेनिटी की है तब हम डिसीजन लेने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, कौन से क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे? मैक्सीमैक्स क्राइटेरियन, मैक्सिमिन क्राइटेरियन, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन,
या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ये सिचुएशन अनसर्टेनिटी की है तो हम ये तीनों ही मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रिपेयर्ड अंडर। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस सिचुएशन में प्रिपेयर किया जाता है या फिर किस चीज़ के अंडर प्रिपेयर किया जाता है। सर्टेन हाइपोथेसिस हो अगर तो फॉलोइंग अजम्पशंस, फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी रूल्स, एनी वन फ्रॉम द अबव। तो जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन तीनों में से किसी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है नहीं तो हम एनी वन फ्रॉम द अबव आंसर हमारा होगा कि हम किसी में भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरिया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वाज यूज्ड फर्स्ट। किस एरिया में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को सबसे पहले यूज किया गया था। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूज किया गया था। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट, डिजाइन, अबव वन एंड टू बोथ, नन ऑफ द अबव। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इसमें एक्सपेरिमेंट भी यूज किया जाता है, डिजाइन भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड, दोनों ही हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड एंड डेवलप्ड कंसेप्ट रिलेटेड विद डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को किसने प्रोपाउंड किया था, किसने डेवलप किया था। कार्ल पियर्सन ने, प्रोफेसर आर.ए. फिशर, बाउले, सर फ्रांसिस गाल्टन। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका प्रोफेसर आर.ए. फिशर ने डेवलप किया था, इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था और सबसे पहले एग्रीकल्चर में अप्लाई भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी 53 मंडेज। अब लीप ईयर है, देखो एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स होते हैं और 1 एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक, 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, ये क्या होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल ईयर में। ठीक, और अगर लीप ईयर की बात कर जा रही है तो 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये होता है लीप ईयर में। तो एक्स्ट्रा डेज क्या हो गए 2 और एक वीक में कितने दिन होते हैं 7 होते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मंडे होने की 2/7। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीजंस आर टू बी टेकन इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हमें कौन से आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या प्रोडक्ट बनाना है, वो कैसा होना चाहिए उसको स्पेसिफाई किया जाता है। हाउ द आर्टिकल्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, और आर्टिकल्स को कैसे एक्चुअली वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस टेक्निक से हो रहे हैं या फिर किस क्वालिटी के हो रहे हैं। और आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड रिसेंबल विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और नॉट, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वो जो हमने स्टैंडर्ड्स पहले सेट किए हुए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में ये हम सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स, प्रोडक्ट कंट्रोल चार्ट्स, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, टेक्निक्स जो है प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स भी होता है, प्रोडक्ट कंट्रोल चार्ट्स भी होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होती है। ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, अबव 2 and 3 बोथ। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है, सिंप्लेक्स मेथड ही प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द साइज ऑफ लार्ज सैंपल? स्टैटिस्टिक्स में लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल की जो लिमिट है वो क्या है? 30 है। अगर 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल हुआ, 30 से ज़्यादा है तो लार्ज सैंपल हुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ़ इट साइज एक्सीड्स 30, 30 से ज़्यादा हुआ तो वो लार्ज सैंपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एट्रीब्यूट्स आर डिस्कस्ड इन लार्ज सैम्पलिंग? यानी लार्ज सैम्पलिंग में किस जो एट्रीब्यूट्स के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना होता है, कौन से टेस्ट अप्लाई होते हैं? क्या टेस्ट किया जाता है? टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी कितना सक्सेस हुए हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी है, कितनी बार सक्सेस हुआ है। टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, यानी प्रोपोर्शन क्या रहा है सक्सेस होने का। टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, और जो सक्सेस और फेलियर हैं उन दोनों के बीच का जो प्रोपोर्शन का डिफरेंस है उसको टेस्ट करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द अबव यानी कि जितने नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, प्रोपोर्शन है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, सबको टेस्ट करते हैं इन टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट आर? टी टेस्ट के अजम्पशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है द पॉपुलेशन फ्रॉम विच स्मॉल सैम्पल हैज़ बीन सेलेक्टेड इज नॉर्मल, यानी कि जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है, सैम्पल सेलेक्ट किया है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया है। द सैम्पल्स आर टेकन बाय रैंडम सैम्पलिंग मेथड, और जो सैम्पलिंग हुई है, जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ हुई है वो रैंडम थी। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अननोन है। ऑल ऑफ द अबव। तो टी टेस्ट के जो ये सारी ही अजम्पशंस होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा। हमारा क्वेश्चन है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट आर रिलेटेड टू? एफ टेस्ट और टी टेस्ट किससे रिलेट करते हैं? सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल, सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ लार्ज सैंपल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे एफ टेस्ट और टी टेस्ट हैं ये स्मॉल सैंपल के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parts are to be studied at the time of analysis of variance in two-way classification? किस पार्ट को हम स्टडी करते हैं अगर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अगर हम एनोवा कर रहे हैं टू वे क्लासिफिकेशन में, तो कौन से पार्ट्स को स्टडी करते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिजुअल, ऑल ऑफ द अबव। तो एनोवा में ये हम तीनों ही चीज़ें करते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस? नेटवर्क एनालिसिस के टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, GERT, ऑल ऑफ द अबव। तो नेटवर्क एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं वो ये सारी ही हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट सिचुएशंस? रिप्लेसमेंट सिचुएशन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि कब रिप्लेसमेंट करना होता है या फिर किन चीज़ों का करना होता है? तो फर्स्ट क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली विद यूज़ एंड टाइम, यानी कि ऐसे आइटम्स जो धीरे धीरे यूज़ एंड टाइम के साथ साथ, जितना यूज़ कर रहे हैं, जितना टाइम बीत रहा है उसके साथ साथ वो ख़राब हो रही हैं, डिटेरियोरेट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स ब्रेकिंग डाउन सडनली, या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो अचानक से ख़राब हो गया, अचानक से टूट गया, ठीक। या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स का भी रिप्लेसमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ होता है, नए एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे रिप्लेसमेंट सिचुएशंस की हैं, सारे टाइप्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन? गेम थ्योरी किस पे अप्लाई होती है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, बिजनेस इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो गेम थ्योरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल गेम्स में अप्लाई होती है, गेम थ्योरी जो है आपकी इन सब पे अप्लाई होती है, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स? नॉन सैम्पलिंग एरर्स के क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं? डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टैबुलेशन,
यानी कि अगर हमने डेटा ही गलत तरीके से, गलत मेथड अप्लाई करके कलेक्ट किया है, उसको टैबुलेट गलत तरीके से किया है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है। ठीक। इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल, हमने पूरी पॉपुलेशन ही नहीं कवर की है, हमने सैंपल गलत चूज़ किया है। और फॉल्टी प्लानिंग, इनएडिकेट एंड इनकन्सिस्टेंट ऑब्जेक्टिविटी, हमने प्लानिंग ही गलत तरीके से की है, हमने डेटा ही गलत चूज़ किया है, तो उसकी वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है। तो यहाँ पे सारे ही आंसर्स ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स? सैम्पलिंग एरर के कौन से टाइप्स होते हैं? बायस्ड एरर्स, अनबायस्ड एरर्स, बोथ, 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सैम्पलिंग एरर्स दोनों ही तरीके की हो सकती है, बायस्ड एरर्स भी हो सकती हैं और अनबायस्ड एरर्स भी हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच इनकम्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U शैल नॉट बी अलाउड? किस इनकम पे ये जो डिडक्शन है आपके सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस हैं, कौन से इनकम पे अलाउड नहीं होता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, इनकम ऑफ अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। ये जो सारे इनकम्स हैं आपके लॉन्ग टर्म के हैं, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे कैजुअल इनकम हो, चाहे आपके अनडिस्क्लोज सोर्सेज वाले इनकम हो, इन सब पे ही आपका ये कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है 80C से 80U वाला, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन विच इनकम नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, नो लॉस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एंड नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम सच इनकम इज गिवन। यानी ये जो इनकम्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी इनकम है जिसमें किसी एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई भी लॉस हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं किसी भी इनकम के अगेंस्ट, और 80C से 80U वाला भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है? कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, सैलरीज, नन ऑफ द अबव। तो ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो कैजुअल इनकम है, इसमें हमें इसमें से ना ही किसी एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलेगा, ना ही कोई लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं, और ना ही 80C से 80U वाला कोई डिडक्शन मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू सेक्शन 115 BAC has been inserted from assessment year 2021-22. Through this section, a new taxation system has been introduced. This section is applicable on, देखो इस असेसमेंट ईयर से 2021-22 असेसमेंट ईयर से जो सेक्शन है 115 BAC ये इंसर्ट किया गया है, और इस मतलब ये टैक्सेशन सिस्टम में नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस सेक्शन जो है ये 115 BAC ये किस पे अप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड HUF पे, फर्म एंड AOP। AOP आपका आर्टिफिशियल पर्सन्स होता है, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो 115 BAC ये आपका इंडिविजुअल और HUF पे एप्लीकेबल होता है, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। करेक्ट आंसर 1st होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑन द पॉलिसी ऑफ। जो 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने का, उस पे जो डिडक्शन होता है वो किसकी पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा? SSC की लाइफ पे, यानी जो SSC है जो टैक्स पे कर रहा है उसकी लाइफ पे, उसके स्पाउस की लाइफ पे, फादर की लाइफ पे, या फिर चिल्ड्रंस की लाइफ पे। तो ये जो प्रीमियम है इसका डिडक्शन है SSC की लाइफ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, स्पाउस की लाइफ पे भी मिलता है और चिल्ड्रन की लाइफ पे भी मिलता है। फादर की लाइफ में नहीं मिलता है। अगर फादर की लाइफ की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका आपने प्रीमियम पे किया है, तो उस पर आपको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ HUF फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स। ये जो इनकम्स हमें दी गई हैं, इसमें से कौन सी इनकम है जो HUF के हैंड्स पे टैक्सेबल होगी? फर्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द फैमिली आफ्टर 31 दिसंबर 1969 बाई मेंबर, यानी कोई ऐसी इनकम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से हुई है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फैमिली को आफ्टर 31 दिसंबर 1969।
सेकेंड है इनकम फ्रॉम इम्पार्टिबल स्टेट, यानी कोई ऐसा स्टेट है जो इम्पार्टिबल है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उससे कोई इनकम हुई है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे कोई इनकम हुई है। सैलरी इनकम गिवन टू अ मेंबर ऑफ फैमिली, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को सैलरी मिली है। तो इसमें से कौन सी इनकम है जो HUF के हैंड्स में टैक्सेबल होगी? तो ये जो आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फैमिली है, यानी जो फैमिली ने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे इनकम हुई होगी, तो वो HUF के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, बाकी कोई भी HUF के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आइटम इज नॉट टू बी डिडक्टेड व्हेन बुक प्रॉफिट ऑफ फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। जब हम फर्म का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कौन सा आइटम जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे कोई इंटरेस्ट मिला है। अलाउेबल इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया है। बिजनेस लॉसेस कैरीड फॉरवर्ड, बिजनेस का लॉस कोई रहा होगा पहले उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है। इसमें से कौन सा आइटम जो है वो हम डिडक्ट नहीं करते हैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम? तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस लॉसेस कैरीड फॉरवर्ड है इसको डिडक्ट नहीं किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें डिडक्ट करते हैं जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स रेट ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज एप्लीकेबल इफ पर्सनल इनकम ऑफ एनी मेंबर और पार्टनर इज मोर देन एग्जम्पशन लिमिट। यानी किसी भी मेंबर की जो पर्सनल इनकम है या फिर पार्टनर की जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है, तो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उस पर कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा, कितने रेट पे वो टैक्स पे करेंगे? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ 42.744%, रेट्स ऑफ नॉर्मल स्लैब, यानी जो भी नॉर्मल स्लैब रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 30%, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ 42.744% है ये रेट अप्लाई होगा उस पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आर परमिसिबल टू अ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी किसी कंपनी को, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, किसी कंपनी को जो इनमें से कौन सा डिडक्शन है वो अलाउ होगा जब हम GTI कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से कौन सा डिडक्शन अलाउ होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961? सेक्शन 80C टू 80U, सेक्शन 80G टू 80LA, सेक्शन 80C, 80D, 80DD एंड 80EE, नन ऑफ द अबव। तो इसमें केवल ये जो आपका सेकेंड ऑप्शन है सेक्शन 80G टू 80LA ये अलाउ होता है कंपनी को, बाकी नहीं अलाउ होते हैं। 80C नहीं होता, 80D नहीं होता है, 80G टू 80LA अलाउड होते हैं एज डिडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट एट 18.5% इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। जो मैट है 18.5% का ये एप्लीकेबल होता है कंपनी के बुक प्रॉफिट पे, GTI पे, टोटल इनकम पे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो मैट होता है वो हमेशा किस पे एप्लीकेबल होता है? बुक प्रॉफिट पे। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21 बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम्स विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BA एक्ट। ये इस असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये अभी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 2021 असेसमेंट ईयर में जो बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम्स था वो अंडर सेक्शन 115BA पे टैक्सेबल किस रेट पे था? तो उस टाइम पे आपका ये 25% पे टैक्सेबल था, 25% रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज इज अंडर सेक्शन 115BBE फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इस असेसमेंट ईयर से यानी 2020-21 से जो सेक्शन 115BBE के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव रेट था, रेट ऑफ टैक्स किस पे? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, यानी अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जिसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं है उस पे किस रेट से टैक्स देना होता है, कितना देना पड़ेगा इस असेसमेंट ईयर से?
तो यहाँ पे 60%, 75%, 77.25%, 78%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 78%। हाँ, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, 78% का टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A the assessee himself shall deposit the amount of tax calculated on the basis of income shown in the return after deducting the amount of। नहीं, अगर कोई सेल्फ असेसमेंट कर रहा है अंडर सेक्शन 140A तो जो एसएससी क्या करता है, अपने आप से ही अमाउंट कैलकुलेट करता है टैक्स का, उसे डिपॉजिट करता है। वो जो टैक्स कैलकुलेट करता है वो किस बेसिस पे करता है कि जो भी उसका इनकम है, जो भी रिटर्न में उसने इनकम शो की है उसके अकॉर्डिंग उसे टैक्स डिटरमाइन करता है। तो वो किस अमाउंट को डिडक्ट करता है, कैसे डिटरमाइन करता है, आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट, की चीज़ कौन सा अमाउंट माइनस करके वो अपना टैक्स रेट डिटरमाइन करता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर अदर प्रोविजंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो ये सारे ही हैं, जो उसने एडवांस पे किया होगा टैक्स को वो भी वो माइनस करेगा, जो भी टीडीएस उसे मिल रहा है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मिल रहा है वो माइनस करेगा, और जो भी उसे टैक्स क्रेडिट अलाउड हैं अंदर अदर प्रोविजंस वो भी माइनस करेगा। उसके बाद वो जो उसका टैक्स बनता है वो उसको पे करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 इज डन। जो रेगुलर असेसमेंट है अंडर सेक्शन 143 ये किस बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इनकम, अबव 1 and 2 बोथ, नॉन ऑफ द अबव। सॉरी, तो यहाँ पे जो आपका रेगुलर असेसमेंट होता है ये रिटर्न ऑफ इनकम और जो एविडेंस होते हैं उसके लिए, उसके सपोर्ट में, उन दोनों के बेसिस पे किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 द असेसिंग ऑफिसर कैन कंप्लीट द असेसमेंट विदाउट पासिंग अ रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो असेसिंग ऑफिसर होता है, जो एओ होता है, वो अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है बिना रेगुलर ऑर्डर पास किए। रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर उसने पास नहीं किया फिर भी वो असेसमेंट कर सकता है। द असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न सबमिटेड बाय द एसएससी। और वो असेसमेंट किस बेस पे होता है, जो एसएससी अपना रिटर्न सबमिट किया होता है उसके बेसिस पे। सच टाइप ऑफ असेसमेंट इज नोन एज, इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, समरी असेसमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इस टाइप के असेसमेंट को हम कहते हैं समरी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when assessee has not adopted regular system of accounting and assessment officer is not satisfied from accuracy and completeness of the books of account presented by the assessee। यानी कि जब एसएससी क्या कर रहा है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है सही से मेंटेन नहीं कर रहा है, उसने कोई भी अपना प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया है अपने अकाउंटिंग के लिए, और उस जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसके एक्यूरेसी से, उसके अकाउंट से, उसके जो कंप्लीटनेस है उससे सेटिस्फाइड भी नहीं है जो उसे दिया गया है, एसएससी ने जो उसे दिखाया है असेसिंग ऑफिसर को। तो इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा अंडर सेक्शन 144, असेसमेंट अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2, रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब ऐसे केस हो, जब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके पास प्रॉपर, तो उस केस में वो असेसमेंट करता है अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2nd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसएससी इज नॉट लायबल टू पे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ, कोई भी एसएससी वो अपना एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लायबल नहीं होगा, यानी उसे एडवांस में टैक्स पे नहीं करना होगा। कब, इफ लगा है ना, तो वो कौन से सिचुएशंस हैं। फर्स्ट है आपका, एज ऑफ द एसएससी इज 60 years और मोर एंड ही हैज़ नो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल हेड। यानी कि एसएससी जो है वो 60 साल से ऊपर का है
और उसके पास कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ना ही बिजनेस से है, ना ही प्रोफेशन, किसी भी हेड से कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है। दूसरा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज़ लेस देन 10,000, और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टैक्स का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 10,000 से ज़्यादा का नहीं हुआ है, उससे कम ही रहा है। अबव 1 and 2 बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशंस सही है। इन दोनों सिचुएशन अगर फुलफिल होती हैं तो जो एसएससी है वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजंस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स आर नॉट एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट इज पेएबल टू। जो डिडक्शन ऑफ टैक्स के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं अगर इंटरेस्ट पेएबल है। किसको पेएबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। A statutory corporation whose income is exempted from income tax, ऐसा कोई statutory corporation जिसके income already exempted है income tax से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर all of the above। तो जो ये TDS के provisions हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के प्रोविजंस हैं, ये तब एप्लीकेबल नहीं होंगे जब ये सारी सिचुएशंस होंगी, यानी इनमें से कोई भी एक सिचुएशन हो तो ये इसके TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच इनकम 30% रेट इज एप्लीकेबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। किस इनकम में 30% का रेट है वो TDS के लिए एप्लीकेबल होता है? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो जो 30% रेट है ये किस पे अप्लाई होता है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस। अगर इससे आपके कोई इनकम हो रही है तो आपको TDS में 30% का जो है 30% टैक्स रेट है उसका TDS मिल जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। जो टैक्स का रिफंड आता है, टैक्स रिफंड, उसका रीज़न क्या होता है? क्या रीज़न है? डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज मोर देन टैक्स लायबिलिटी ऑन रेगुलर असेसमेंट। यानी कि जो आपने टैक्स पे किया है, डिडक्शन ऑफ टैक्स है, और जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया है ये आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है। रेगुलर असेसमेंट में ऐसा पता चला है कि टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसलिए रिफंड आ गया। टैक्स लायबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, या फिर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो गई है, कुछ गलती रही होगी, वो गलती रेक्टिफाई हो गई तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, तो आपका टैक्स रिफंड आ जाएगा। एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन, या फिर डबल टैक्सेशन का रिलीफ भी के लिए आप एंटाइटल हैं। तो ये इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, इसलिए मतलब तीनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच रेट ऑफ टैक्स relief of double taxation is to be given to the SSE if average rate of Indian income tax is 21.4% and average rate of foreign income tax is 24.6%। यानी किस रेट से आपको रिलीफ मिलेगा डबल टैक्सेशन पे अगर आपका जो इंडियन इनकम टैक्स का रेट है 21.4% और फॉरेन इनकम टैक्स का रेट है 24.6%। तो किस रेट पे आपको डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिलेगा? 30% पे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, नो रिलीफ विल बी गिवन। तो अगर ऐसे है कुछ तो आपका जो चाहे इंडियन वाला ज़्यादा हो चाहे फिर आपका फॉरेन टैक्स रेट ज़्यादा हो, जो भी कम होता है विच एवर इज लोअर, उस रेट पे आपको डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिलेगा। तो करेक्ट आंसर 3rd होगा, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट है आपका टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल वेयर एज टैक्स इवेजन इज इलीगल। टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, टैक्स इवेजन इलीगल होता है। ये तो सही है। टैक्स अवॉइडेंस रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इन लीगल फ्रेमवर्क। टैक्स अवॉइडेंस क्या करता है? टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में रह के लीगली कम करता है। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट एन ऑफेंस।
टैक्स अवॉइडेंस कोई गैर कानूनी काम नहीं है, whereas टैक्स इवेजन इज एन ऑफेंस। टैक्स इवेजन गैर कानूनी काम है, ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग इज। टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, नो चेंज इन टैक्स लायबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो टैक्स प्लानिंग लोग क्यों करते हैं? अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स प्लानिंग सैलरीड एम्प्लॉय कैन बी डन बाय। यानी कि टैक्स प्लानिंग सैलरीड एम्प्लॉय किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? परक्विजिट्स रादर दैन टैक्सेबल अलाउंसेस शुड बी प्रायोरिटी। यानी कि आपको जो परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं उनके वो ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी है रादर दैन टैक्सेबल अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस पे, कमीशन एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर शुड बी अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको जो भी मिल रहा है DA, DP, कमीशन जो भी मिल रहा है वो आपका क्या होना चाहिए? अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये जो है आपका सेक्शन 80C का जो डिडक्शन का है उसका ऑप्टिमम यूज़ करता है। ऑल ऑफ द अबव। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो इन सारी सिचुएशन में किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया आपका पेपर 2 2021 का ABST का फुल पेपर सॉल्व हो गया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग RPSC या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर्स हम लोग आगे भी सॉल्व करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आगे वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय, टेक केयर।